नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आपका हमारी खास सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस सीरीज में एक ऐसे शख्स की जिसने हफ्तों पुलिस को छकाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मार करके पुलिस वालों को फरार हो गया था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 पुलिस वालों को जान से मार दिया था। उसके तमाम लोग ऐसे इकट्ठा होकर के पुलिस पर हमला कर रहे थे जैसे कि कोई फौज हो। और वो एक ऐसा शख्स जो रातों रात चर्चा में आया और हफ्ते भर के भीतर उसका खात्मा भी हो गया। लेकिन हम उसके बारे में आज कुछ ऐसी नई बातें बताएंगे जो आपने आज तक नहीं जानी होंगी। हम बात कर रहे हैं कानपुर वाले विकास दुबे की। वही विकास दुबे जो मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले उसने पुलिस को खूब छकाया। पुलिस की कई टीमें उसका पीछा करती रहीं, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने काल भैरव के मंदिर में जा करके खुद को सरेंडर किया और बताया कि मैं ही हूं कानपुर वाला विकास दुबे। दरअसल 10 जुलाई 2020 को जब विकास दुबे को कानपुर में एनकाउंटर में मार दिया गया, उसके बाद ऐसा लगता था कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। विकास दुबे के खात्मे के बाद कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने सवाल खड़े कर दिए पुलिस प्रशासन पर, जिसने सवाल शुरू कर दिए पुलिस प्रशासन और अपराधियों के बीच के नेक्सस का, जिसने बड़ा मुद्दा यह बना दिया कि आखिरकार पुलिस किस हद तक अपराधियों के साथ नेटवर्क में रहती है। और उसके बाद तमाम ऐसी नई बातें हुई जिसने विकास दुबे जैसे कई चेहरों को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जांच टीमें बनाई, कमेटी गठित की, जिसको इस बात की रिपोर्ट देनी थी कि आखिरकार विकास दुबे बना कैसे सालों साल बदस्तूर उसका साम्राज्य चलता रहा, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। पुलिस के नाक के नीचे ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से पुलिस के सहयोग से। उसके बाद कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो और ज़्यादा चौंकाने वाली थी। कमेटी की रिपोर्ट में पता चला कि चौबेपुर पुलिस स्टेशन, जिसके अंडर में विकास दुबे का गांव बिकरू गांव आता था, उस पुलिस थाने को पूरी तरह से विकास दुबे ने ही कब्जा रखा था। या यूँ कहा जाए कि एक तरीके से वो थाना ही पूरा विकास दुबे चलाता था। लेकिन एक मामूली सा आदमी जिसके पास खेती थी, बिजनेस था और अवैध धंधों से कमाए हुए पैसे थे, कैसे इतना पावरफुल बन गया कि उसने पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा था। ये बड़ा सवाल था। इसीलिए सीनियर पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में एक कमेटी गठित हुई, जिसमें पुराने रिटायर्ड जज भी थे, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पुलिस विभाग में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, क्या वाकई इस बात की जरूरत है कि पुलिस विभाग में गहनता से इस बात की जांच की जाए कि कैसे नेक्सस काम करता है। और उसने भारी भरकम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ऐसे थाने, तमाम ऐसे शहर, तमाम ऐसे पुलिस वाले हैं जो न सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ रखते हैं, बल्कि उनको संरक्षण भी देते हैं। साल दर साल अपराधियों का ये नेटवर्क इन पुलिस वालों के सहारे और सफेद पोस्ट लोगों के जरिए चलता है। कानपुर देहात का चौबेपुर पुलिस स्टेशन बेशक रातों रात चर्चा में आया था, लेकिन साल दर साल वहां पर विकास दुबे का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। पिछले 20-25 साल में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जहां पर कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर के उसके जीतने हारने तक विकास दुबे का रोल न रहता हो। हाल में ही पंचायत चुनाव आने वाले हैं। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब 25 साल में विकास दुबे की मर्जी के बगैर वहां पर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। और वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन ये तय करना विकास दुबे के हाथ में होता था कि आखिरकार यहाँ पंचायत के चुनाव में कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा और किसको ज़्यादातर वोट दिए जाएंगे। एक और बात, बिकरू गांव में उस गांव के 2 हिस्से थे। एक तरफ मुस्लिम आबादी और एक तरफ ब्राह्मण और सवर्ण और दूसरे लोग रहते थे। विकास दुबे के घर के सामने जाने वाले रास्ते पर किसी की मजाल नहीं थी कि उस दूसरे टोले से इस टोले की तरफ से निकल सके। जाने का रास्ता बेशक एक ही था, लेकिन उस रास्ते को लोग अवॉइड करते थे। उस तरफ से कोई जा नहीं सकता था, खास तौर पे मुस्लिम जो मुस्लिम धड़ा वहाँ गांव में रहता था। उसकी वजह ये थी कि विकास दुबे की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि अगर उधर से कोई गुजरा तो उसके साथ बेहद बदसलूकी की जाती थी। विकास दुबे तो चला गया, लेकिन उसके किस्से अभी भी गांव में, शहर में और तमाम लोगों की जुबान पर हैं, जो लोग उसके साम्राज्य को देख चुके हैं, जो लोग उसकी दहशत को महसूस कर चुके हैं, जो लोग ये जानते हैं कि विकास दुबे कितना खूंखार था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि कैसे विकास दुबे बना और जांच में क्या क्या चीज़ें निकल करके आई। सबसे पहले जब चौबेपुर थाने की पुलिस पर उंगली उठी
कि आखिरकार कैसे उस नेक्सस को ये पता चला कि विकास दुबे के घर में रेड पड़ने वाली है, जिससे उसने इतनी बड़ी तैयारी कर ली, जिसमें एक सीईओ समेत तमाम पुलिस अधिकारी मारे गए। उस जांच में पता चला कि पल पल की जानकारी न सिर्फ विकास दुबे को मिल रही थी, बल्कि ये आज की बात नहीं थी। सालों से चौबेपुर पुलिस स्टेशन के तमाम पुलिस वाले शरण लेते थे विकास दुबे के घर में, उसके जरिए अपने काम करवाते थे, उसके जरिए पैसे कमाते थे और विकास दुबे खुद भी उनको पैसे देता था। ये उस वक्त की बात है जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, कानपुर में भी लॉकडाउन था। चौबेपुर पुलिस स्टेशन के करीब 100 पुलिस वाले लगातार विकास दुबे के जरिए तमाम ऐसी सुविधाएं लेते थे जो लॉकडाउन में मुहैया नहीं थी, चाहे वो शराब पार्टीज की बात हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या दिन में आराम करने के लिए जगह की बात हो। विकास दुबे के यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। और इसके अलावा जब भी कोई ऐसा मौका होता था जब पैसों की ज़रूरत होती थी, विकास दुबे के जरिए ही इन लोगों को पैसे मिलते थे। तमाम ऐसे गांव के और आसपास के इलाके के मामले होते थे जो जब थाने जाते थे तो उसमें विकास दुबे पैरवी करता था और उसी के जरिए ये तय होता था कि इस मामले का फैसला क्या किया जाए। एक और बड़ा मुद्दा, कानपुर इंडस्ट्रियल हब है जिसमें तमाम फैक्ट्रीज हैं। ऐसे में ही एक डिटर्जेंट की फैक्ट्री जहां पर मैन पावर सप्लाई का काम विकास दुबे के पास था, वहां कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग विकास दुबे के जरिए नौकरी पा चुके थे और उनको मैन पावर सप्लाई करने वाला भी विकास दुबे ही था। इसीलिए आसपास के गांव के तमाम लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए, अपने रिश्तेदारों नातेदारों के लिए नौकरी लगवाने के लिए भी विकास दुबे के पास जाते थे, जिससे उनको 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की नौकरी भी आसानी से विकास दुबे से मिल जाती थी। इस एहसान के बदले लगातार विकास दुबे न सिर्फ उनका शोषण करता था, बल्कि उनके ऊपर हमेशा इस बात का दबाव रहता था कि विकास दुबे जो भी कहेगा वही करना होगा। ये सिर्फ बात आम आदमियों की नहीं है, बल्कि पुलिस वाले और प्रशासन के तमाम लोग ऐसे उसके एहसानों तले दबे थे जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता था। और वो जो भी अवैध धंधों से पैसे कमाता था, उनके जरिए वो अपने बिजनेस के साम्राज्य को भी बढ़ा रहा था। ज़्यादातर विवाद वाली ज़मीनों को खरीदता था, अवैध धंधे में पैसा लगाता था और बाहर विदेशों में भी उसने पैसा लगाया था। जिस जय का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था, वो बेसिकली विकास दुबे के जरिए पैसे लगाने का ही काम करता था। और ऐसे कई लोग थे जो विकास दुबे के जरिए अवैध धंधे में पैसे लगाते थे, उसकी काली कमाई को और बढ़ाने का काम करते थे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि हर जिले के थानों में पुलिस और अपराधियों के बीच के नेक्सस पर न सिर्फ नज़र रखी जाएगी, बल्कि उसकी गहराई से जांच की जाएगी। एडीजी स्तर के अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने अंदर आने वाले तमाम जिलों के थानों में इस बात की जांच करवाई जाए। पता चला कि लगभग हर थाने में अपराधियों और पुलिस में कोई ना कोई गठजोड़ रहता है। छोटे मोटे अपराधी अपराध करते हैं और पुलिस से मदद लेने के बाद वो सुरक्षित रहते हैं और इसकी एवज में पुलिस वालों को पैसा दिया जाता है। चौबेपुर पुलिस स्टेशन के तमाम पुलिस वाले इसी काम में संलिप्त थे, इसीलिए विकास दुबे को किसी का डर नहीं था। जिस रात 3 जुलाई को यह घटना हुई, उससे पहले विकास दुबे को हर एक बात बता दी गई थी, इसीलिए वो पूरी तैयारी से पूरी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा था। चूँकि उसकी वर्दी से काफ़ी करीबी थी, इसीलिए उसको वर्दी का डर भी नहीं था, वरना हाल के दिनों में ये याद भी नहीं पड़ता कि किसी भी अपराधी ने पुलिस के ऊपर इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत भी की हो। लेकिन ये विकास दुबे का बेखौफ नज़रिया ही था, जिसके चलते तमाम पुलिस वालों के मौजूद होने के बावजूद न सिर्फ उसने लोगों को इकट्ठा करके गोलीबारी करने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि 8 पुलिस वालों को मौकाए वारदात पर ही मार गिराया। यही नहीं, उसके दुस्साहस का आलम देखिए कि उस रात उसने इस बात की भी प्लानिंग कर ली थी कि जो लोग मर गए हैं उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके उनको जला दिया जाए, और इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। लाशों को एक जगह इकट्ठा भी कर लिया था, ट्रैक्टर से तेल निकाल करके उसको जलाने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन जाने क्या हुआ जिसकी वजह से वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। बाद में जांच में जब ये बात सामने आई, उसके बाद लोग बेहद हैरान हुए, क्योंकि ये इतना बड़ा दुस्साहसिक काम है जो कोई अपराधी आमतौर पर करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन यही सच है, विकास दुबे जैसे लोग जब अपराधी बनने के बाद सत्ता और पुलिस का संरक्षण पा जाते हैं तो बेअंदाज हो जाते हैं, और बेअंदाज होने के साथ ही साथ उनके खौफ में न होने का आलम ये होता है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ये सब बातें सामने आई। बहरहाल पुलिस और प्रशासन ने जब जांच शुरू की तो कई और जिलों के थानों में पता चला कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव बना रखे हैं, क्योंकि उसके बदले में
वो या तो पैसे देते हैं या फिर उनके साथ किसी न किसी नेटवर्क को चलाते हैं। पुलिस प्रशासन ने गुपचुप तरीके से इन जांचों के आधार पर लोगों पर कार्रवाइयां शुरू कर दी। कई जिलों के थानों के लोग बदले गए। चौबेपुर, जो कि कानपुर देहात का थाना था, बिकरू गांव इसी के अंडर आता था, इसके पूरे थाने को ही बदल दिया गया। थानेदार को जेल हो गई। इसके अलावा तमाम ऐसे पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरी जो कि किसी न किसी अपराधी के साथ जुड़े हुए थे। यूपी सरकार ने एक और फैसला किया कि तमाम ऐसे पुलिस अधिकारी जो दागदार वर्दी वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गुप्त रिपोर्ट के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये सिलसिला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े अफसर भी हैं जिनके ऊपर इस तरह का शक है कि उनकी सरपरस्ती में तमाम विकास दुबे जैसे अपराधी पल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि विकास दुबे के न रहने के बाद उसके गांव, उस इलाके और शहर का क्या आलम है, जहां पर लोग पहले दहशत में और डर में जीते थे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिकरू गांव में पंचायत के चुनाव उसकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं। तमाम लोगों ने इसके लिए तैयारियां की हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि इससे पहले विकास दुबे की मर्जी के बगैर कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सकता था। या यूं कहें कि एक तरीके से विकास दुबे तय कर देता था कि किसे पंचायत चुनाव में खड़े होना है और किसे जीतना है। लेकिन इस बार लोगों में अलग तरीके का उत्साह है, क्योंकि धीरे धीरे अब विकास दुबे का आतंक खत्म हो गया है और उसके तमाम नेटवर्क के लोग जो कि उसके साथ रहते हुए बेखौफ घुमा करते थे, वो अब अंतर्ध्यान हो गए हैं, छुप गए हैं और वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। इसके अलावा एक बदलाव और बड़ा सा आया, जो कि बिकरू गांव नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी आया। विकास दुबे लगातार पूरे इलाके में अवैध तरीके से ज़मीनें खरीद रहा था। जहां विवाद था वहां विवादित ज़मीन खरीद करके उसको कब्जा करता था। जहां कोई कमज़ोर होता था तो विकास दुबे की मर्जी के बगैर न तो वो किसी को ज़मीन बेच सकता था और विकास दुबे उसे औने पौने दामों में भी खरीदता था। इसके लिए तमाम पुलिस और प्रशासन के लोग भी उसकी मदद करते थे। उसको इस बात की जानकारी दी जाती थी कि किसे ज़मीन बेचनी है, कौन सी ज़मीन विवादित है और कहाँ पर ज़मीन सस्ते दामों पे मिल सकती है, और उसे खरीदने का काम विकास दुबे करता था। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, जिससे कि उनकी ज़मीनें जो कि अवैध कब्जा की गई थी वो वापस मिल सकें। साथ ही साथ अब एक दूसरे के साथ भी वो ज़मीनों के सौदे कर रहे हैं, यानी विकास दुबे की मर्जी के बगैर भी अब ज़मीनें बिक रही हैं। उसका परिवार का कोई भी शख्स अब बिकरू गांव में नहीं रहता। उसके पिता कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, माँ उनकी लखनऊ में कहीं और रहती हैं, पत्नी ऋचा वो भी लखनऊ में रहती हैं, और भाई जो कि अभी तक फरार था वो भी अब किसी तरीके से विकास दुबे के परिवार से संपर्क में नहीं है। यानी पूरा कुनबा अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसके बाद बिकरू गांव के लोग इस उम्मीद में हैं कि वो कहीं ना कहीं अब शांति से जी सकते हैं। इससे पहले हाल ये भी था कि अगर विकास दुबे के खेतों और ज़मीन पर कोई काम होना है तो उसके लिए वो तय करता था कि कौन उसकी ज़मीनों पर काम करेगा, और उसके लिए तमाम लोगों से जबरन काम भी कराया जाता था। इसके अलावा विकास दुबे जब तक जिंदा था तब तक पूरे बिकरू गांव और आसपास के ज़िलों में जो भी किसान कोई कृषि उपकरण खरीदते थे उसके लिए लोन दिलाना, बैंकों से ऋण दिलाना या फिर उन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कराना, वो भी सब विकास दुबे की मर्जी पर निर्भर करता था। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके बाद पुलिस की रेड में तमाम ऐसे कृषि के उपकरण मिले जो कि दूसरे के नाम से खरीदे गए थे, लेकिन उनको विकास दुबे ने कब्जा कर रखा था। डर का आलम यह था कि विकास दुबे के जिंदा रहते हुए किसी ने उसकी शिकायत भी नहीं की। जिस किसी ने भी शिकायत की उसके बारे में पुलिस ने पहले जानकारी दे दी, और नतीजा ये हुआ कि गांव वापस लौटने के बाद विकास दुबे ने न सिर्फ उसकी बेदर्दी से मारपीट की बल्कि उसने उस कृषि उपकरण को कभी वापस भी नहीं किया। तो ये तो हम बात कर रहे थे विकास दुबे के आतंक की और उसके मरने के बाद क्या माहौल है उस पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार और पुलिस अधिकारी ये चाहते हैं कि ये नेटवर्क पूरी तरह से टूटे, क्योंकि कोई भी ऐसा थाना नहीं, कोई भी ऐसा जिला नहीं, कोई भी ऐसा शहर नहीं जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में नेटवर्क न हो। तमाम बार सरकारें पुलिस रिफॉर्म की बात करती हैं, उनको संवेदनशील बनाए जाने की बात करती हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करती हैं और सख्ती की भी बात करती हैं। योगी सरकार में तमाम पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लिए एक्शन भी लिया गया, यहाँ तक कि IPS अधिकारी तक भी नहीं बख्शे गए, लेकिन अभी कोई बहुत बड़े नतीजे नहीं दिखते हैं। नतीजा ये है कि पुलिस वाले तमाम अपराधियों के साथ मिल करके न सिर्फ अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि कई ऐसे कामों में लिप्त हैं जो कि वाकई में अपराधी करते आए हैं। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि विकास दुबे जैसे लोगों को पनपने से रोकने के लिए पुलिस वालों पर भी सख्ती की जाए।
ऐसे पुलिस वाले जो वर्दी में रहते हुए वर्दी को दागदार बनाते हैं, ऐसे पुलिस वाले जो सरकार से पगार लेते हैं लेकिन काम अपराधियों के साथ मिलकर करते हैं, ऐसे पुलिस वाले जो कानून जानते तो हैं लेकिन कानून तोड़ना उससे ज़्यादा जानते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए न सिर्फ वो अपराध में शामिल हो जाते हैं बल्कि अपराधी इसका और ज़्यादा जमकर फ़ायदा उठाते हैं। योगी सरकार ने कई बार इस बात के बारे में दावा किया कि किसी भी अपराधी को, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, प्राइवेट आदमी हो या फिर पेशेवर अपराधी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा हो पाया है, ये कहना मुश्किल है। योगी सरकार के आने के बाद लगातार कई बार ऐसा अभियान चलाया गया जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने की कोशिश की गई। बड़े बड़े अपराधियों को निशाना बनाकर उनको जेल में डाला गया, एनकाउंटर किया गया और या फिर उनके धंधे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन छोटे अपराधों में लिप्त इस तरह के नेक्सस चलाने वाले लोग अभी भी बाहर हैं और अभी भी इस तरह से बदस्तूर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। योगी सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान तमाम अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई अभियान चलाए, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो लूट डकैती और गंभीर अपराध रोके जाने की बात हो। एनकाउंटर को लेकर के भले ही विवाद उठा हो, लेकिन योगी सरकार ने 135 एनकाउंटर किए। इसमें 124 ऐसे लोग थे जिन पर इनाम घोषित था। जिन 124 लोगों पर इनाम घोषित था उसमें 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। जो सबसे बड़ा इनाम 5 लाख का इनाम था वो विकास दुबे पर ही घोषित था, जिसे उस वक्त घोषित किया गया जब विकास दुबे फरार चल रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें तमाम लोग ऐसे भी थे जो लोग पेशेवर अपराधी तो थे लेकिन एनकाउंटर में शायद उनको मारे जाने की जरूरत नहीं थी, और इसी पर विपक्ष ने कई बार सवाल भी उठाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी कई मौक़ों पर साफ तौर पर कहा कि अगर अपराधी सामने बंदूक लेकर खड़ा हुआ है तो हमारे पुलिस वाले शांत नहीं बैठेंगे। ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को और कमर कसनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भले ही बड़े नेटवर्क वाले, बड़े नेक्सस, बड़े संगठित अपराधों को रोका जा सके, लेकिन जो हर रोज़ आम जनता झेलती है और जो आम अपराधी रोज़ करते हैं उस पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं होगा। एनसीआरबी के डाटा भी यही बताता है कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 से लेकर साल 2020 तक अपराधों में कोई विशेष अंतर नहीं आया है, चाहे वो रेप के मामले हों, डकैती के मामले हों या फिर हत्या के मामले हों। सब में प्रतिशत में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, किसी में बल्कि बढ़ोतरी ही हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार एनसीआरबी के इस डेटा को नकारती है और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ ये जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ से ऊपर है और प्रति व्यक्ति यानी प्रति 1 लाख के ऊपर जिस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं उसकी तुलना में दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा अपराध होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरीके से आंकड़ों को पेश करती है और वो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी साफ तौर पर कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। पिछले 4 सालों के दौरान जितने भी सर्वे किए गए उसमें साफ तौर पर ज़मीन पर दिखता है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी सरकार ने काफ़ी कड़ाई से काम किया है। उसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग दूसरे राज्यों की जेलों में जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, जिनको वापस सरकार लाने की कोशिश कर रही है। उसी का नतीजा है कि तमाम अपराधियों ने अपने गले में तख्ती डाल करके ये इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपराध का रास्ता छोड़ रहे हैं, और उसी बात का नतीजा है कि कई ऐसे अपराधी हैं जो पहले यहाँ पर सक्रिय थे, वो कहीं और यानी दूसरे राज्यों में जा चुके हैं या फिर किसी दूसरे और धंधों में शामिल हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ अपराधियों पर है, लेकिन जिन अपराधियों पर ज़्यादा खौफ होना चाहिए क्या वाकई है? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बताते हैं उसके लिहाज से अपराध बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन पर अंकुश लगाने की कोई योजना बनाई जाए। साथ ही साथ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि अपराध पर अंकुश लगाएं अपने जिलों में, पूरे राज्य में, उनको भी ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है। उन्हें ज़्यादा संवेदनशील बनाए जाने की ज़रूरत है या फिर उन पर भी सख्ती किए जाने की ज़रूरत है, ताकि वो नियम कायदे कानून के हिसाब से अपराधियों पर ज़्यादा अंकुश लगा सकें। भले ही ये बदलाव देर से आए, लेकिन विकास दुबे के बहाने जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी है, और उम्मीद इस बात की है कि आने वाले दिनों में यूपी सरकार ऐसी कोशिश करेगी जिससे कि अपराध पर अंकुश लग सके। तो ये थी कानपुर वाले विकास दुबे के बहाने उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पर रिफॉर्म और तमाम ज़रूरतों पर यूपी तक की खास पेशकश। अगली बार फिर किसी शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे वो शख्सियत चर्चा में आई थी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।